एनपीएस या म्यूचुअल फंड क्या रहेगा बेहतर, कहां बढ़ेंगे पैसे और कहां बचेगा अधिक टैक्स। आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों ही मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अंडरलाइंग असेट्स पर निर्भर करती है। तो ऐसे में दोनों ही प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करें एनपीएस की, तो यहां पर भी आपके पास टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट की सुविधा है। लेकिन टीयर 2 अकाउंट सिर्फ वही इन्वेस्टर्स ओपन कर सकते हैं जिनके पास टीयर 1 अकाउंट है। तो हम यहां पर ज्यादा बात करेंगे टीयर 1 अकाउंट की। एनपीएस में कई मॉडल हैं, जैसे कि ऑल सिटीजन मॉडल, गवर्नमेंट सेक्टर मॉडल, कॉर्पोरेट मॉडल। तो यहां पर हम ऑल सिटीजन मॉडल को कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड्स के साथ, क्योंकि ऑल सिटीजन मॉडल में कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल में सिर्फ एम्प्लॉइज ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग म्यूचुअल फंड की ओपन एंडेड स्कीम्स को, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं, तो ओपन एंडेड स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर कभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और कभी भी स्कीम से एग्जिट किया जा सकता है। तो हम यहां पर एनपीएस के ऑल सिटीजन मॉडल को म्यूचुअल फंड के ओपन एंडेड स्कीम्स के साथ कंपेयर करेंगे। एनपीएस में कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एचयूएफ के नाम से एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन म्यूचुअल फंड में कोई भी इंडिविजुअल, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या एचयूएफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक एज का सवाल है, एनपीएस में 18 ईयर्स से 70 ईयर्स के बीच जिनकी एज हो, ऐसे इंडिविजुअल्स ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी एज का व्यक्ति, इवन माइनर के नाम से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ओल्ड एज फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, यानी कि ओल्ड एज में पेंशन मिले, वो इस स्कीम का मकसद है। जबकि म्यूचुअल फंड किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड में आपको भविष्य में किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए पैसों की जरूरत हो, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेफ्टी की। दोनों ही स्कीम्स में, चाहे हम बात कर रहे हैं एनपीएस की या फिर म्यूचुअल फंड, यहां पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है और ये डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग असेट की परफॉर्मेंस पर। और अंडरलाइंग असेट क्या है? एनपीएस में भी आपको चॉइस मिलती है कि आप इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेट असेट्स, इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कि किस तरह के असेट्स में आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहां पर इक्विटी में मैक्सिमम एलोकेशन 75% तक ही हो सकता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप 100% भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही म्यूचुअल फंड में आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप अपने हिसाब से इक्विटी में भी चॉइसेस ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एनपीएस की, तो यहां पर आपके पास इतनी चॉइसेस नहीं है। यहां आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इक्विटी में कितना फंड एलोकेट करना है, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम 75%। लेकिन क्योंकि यहां पर भी आपके पास चॉइसेस हैं और उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं। लेकिन जितनी चॉइसेस आपके पास म्यूचुअल फंड में है, उतनी चॉइसेस यहां पर नहीं होंगी। और साथ ही म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो 100% आप डेट में कर सकते हैं, या 100% आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर बेस्ड जो स्कीम है, जिन्हें हम जीसैक या गिल्ट फंड्स कहते हैं, वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड में आपके पास चॉइसेस बहुत है, जबकि एनपीएस में असेट को एलोकेट करने के लिए चॉइसेस लिमिटेड हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। और यदि ओपन एंडेड फंड्स की बात की जाए, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम से आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एनपीएस से 60 इयर्स की एज के बाद
जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो जो टोटल कॉर्पस है, जो टोटल राशि है आपकी, उसमें से 60% लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस 40% को आप पेंशन में कन्वर्ट करेंगे। और यदि 60 इयर्स की एज से पहले आप यहां से एग्जिट करना चाहते हैं तो उस केस में 20% ही आप लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं, बाकी 80% आपको पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। और यदि बीच में आपको पैसों की जरूरत होती है, यानी कि आप एग्जिट नहीं करना चाहते हैं लेकिन कुछ विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सर्टेन कंडीशंस में, जैसे कि बच्चों की शादी है, उनकी हायर एजुकेशन है, कोई बीमारी है, उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है, या फिर आपको घर लेना है, ऐसी सर्टेन कंडीशंस में जो आपका अपना कंट्रीब्यूशन है उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके लिए भी 3 साल मिनिमम स्कीम में रहने के बाद आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यह भी सिर्फ 3 बार ही ऐसा किया जा सकता है, यानी कि आप जब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर टिल मैच्योरिटी सिर्फ 3 बार आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। यदि कोई 60 इयर्स या उससे अधिक की एज का इंडिविजुअल एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि तब अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस स्थिति में मिनिमम 3 साल के बाद ही विड्रॉल पॉसिबल है, और वो भी 60% जो टोटल कॉर्पस है उसका 60% ही लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है, और बाकी का 40% पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। जैसा मैंने कहा कि बाकी इंडिविजुअल्स के लिए 60 इयर्स की एज होने पर यह संभव है कि वो अपने कॉर्पस का 60% लमसम में विड्रॉ कर सकें, लेकिन यदि 60 इयर्स की एज के बाद अकाउंट ओपन हो रहा है तो उस एज में मिनिमम 3 साल का आप एक लॉक इन समझ लीजिए कि 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही पेंशन ली जा सकती है। और यदि सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी या जो बेनिफिशरीज हैं वो या तो लमसम में पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर वो इसके बदले में पेंशन भी पा सकते हैं। तो ये चॉइस अवेलेबल रहेगी। लेकिन यदि व्यक्ति सरवाइव करता है तो उस केस में यहां पर लिक्विडिटी बहुत ही कम है, तो इस हिसाब से म्यूचुअल फंड एनपीएस के मुकाबले में बेहतर माने जा सकते हैं। एनपीएस अकाउंट को मैक्सिमम 75 इयर्स की एज तक कंटिन्यू किया जा सकता है, उसके बाद कंपल्सरली वहां से एग्जिट करना होगा, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जब तक चाहें वहां पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब बात करते हैं फंड मैनेजमेंट की, यानी कि जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कौन मैनेज करेगा। और ऐसे में एनपीएस में आपके पास 7 फंड मैनेजर्स की चॉइस है, और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड मैनेजर या किस कंपनी की सेवा लेनी है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपके पास 45 से भी अधिक म्यूचुअल फंड हाउसेस की चॉइस है। आप किस म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस फंड हाउस की कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और आप, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मान लीजिए कि आपने एक फंड हाउस का एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है और आप उस स्कीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, तो आप वहां से अपने यूनिट्स को रिडीम करके किसी दूसरे फंड हाउस की लार्ज कैप स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप स्कीम भी या स्कीम की कैटेगरी भी बदल सकते हैं। और एनपीएस में भी आपके पास चॉइस है कि आप अपना फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, लेकिन चॉइसेस लिमिटेड हैं। और अब यदि हम बात करें रिटायरमेंट के बाद एन्युइटी या पेंशन की प्लानिंग की, तो ऐसे में एनपीएस से जो 60% लमसम विड्रॉ करने के बाद बाकी का 40% आप एन्युइटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको किसी एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेनी होगी। और एज ऑफ नाउ 11 एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर एम्पैनल्ड हैं पीएफआरडीए के साथ में, और ये आईआरडीए अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यानी कि आपकी जो पेंशन होगी वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको दी जाएगी। आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करते हैं तो आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से कहीं से भी पेंशन पा सकते हैं।
जिन एन्युटी प्रोवाइडर की हम बात कर रहे हैं, जहां से आप एनपीएस के पैसे को एन्युटी में कन्वर्ट करेंगे, उन एन्युटी प्रोवाइडर के द्वारा आप अपने म्यूचुअल फंड के जरिए भी एन्युटी या पेंशन पा सकते हैं। और साथ ही म्यूचुअल फंड में आपके पास यह भी फ्रीडम है कि आप अपने पैसे को एन्युटी में कन्वर्ट करने के बजाय अपने हिसाब से कहीं इन्वेस्ट करें, जहां से आप इंटरेस्ट या डिविडेंड या किसी भी रूप में पैसे पा सकें, या आप म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी के जरिए यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए भी रेगुलर पैसे पा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपके पास ज्यादा फ्रीडम है, ज्यादा चॉइसेस हैं, तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एनपीएस के मुकाबले में बेहतर स्कोर करता है। तो अब एक और पैरामीटर पर दोनों ही प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं और शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स में ऐसे किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इस स्कीम में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, और ये डिडक्शन की लिमिट है एक फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 रुपीज। तो यानी कि आप ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। और जब आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात ध्यान रहे कि यहां पर 3 साल का लॉक इन होता है। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि बाकी ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम से या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की किसी भी स्कीम से आप कभी भी अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ELSS में आपको 3 साल स्कीम में बने रहना होगा, तभी आप पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन आपको यहां पर टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। एनपीएस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहां पर टैक्स में छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80CCD1। यहां पर दो तरह से आपको छूट मिलती है, लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं ये जो 1,50,000 की लिमिट है, जो मैंने म्यूचुअल फंड में कहा कि अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यहां पर सेक्शन चेंज हो जाता है, यह है 80CCD1। तो यहां पर भी आप इन्वेस्ट करके टैक्स में छूट पा सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है वो 1,50,000 की ही रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आपको 1,50,000 का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिल जाएगा और अलग से 1,50,000 का डिडक्शन आपको 80CCD1 में मिल जाएगा। दोस्तों, जो टोटल लिमिट है ये 1,50,000 की ही है, और अंडर सेक्शन 80CCE ऑफ इनकम टैक्स ये डिफाइंड है कि ये जो डिडक्शन है 1,50,000 का, वो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में, जो भी एलिजिबल स्कीम्स हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट करके ये लाभ पा सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है वो सिर्फ 1,50,000 की ही है। तो मान लेते हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया या किसी दूसरी एलिजिबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने पूरा पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट किया और आपने यहां पर अंडर सेक्शन 80CCD1 में टैक्स छूट ले ली, लेकिन उसके बाद आपको एनपीएस में एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80CCD1B। 50,000 रुपीज तक का कंट्रीब्यूशन करके आप डिडक्शन पा सकते हैं, जो कि ओवर एंड अबव 1,50,000 होगा। तो मान लीजिए कि आप बच्चों की स्कूल फीस या फिर होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट या फिर ELSS या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करके ऑलरेडी 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अब यदि आप ELSS में और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 रुपीज का आपको एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहां पर एनपीएस म्यूचुअल फंड के मुकाबले बेहतर स्कोर करता है, पर मेरी राय यह होगी कि एनपीएस में बाकी फीचर्स को देखते हुए और पुअर लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए यदि सिर्फ 50,000 रुपीज तक ही कंट्रीब्यूट किया जाए, और वो भी उन टैक्स पेयर्स द्वारा जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो शायद ये
बेहतर होगा। यानी कि रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से यदि आप म्यूचुअल फंड का सहारा लें तो वहां पर आपके पास बेहतर चॉइसेस होंगी और आप अपने फंड्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बदल भी सकते हैं, पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन एनपीएस में ये चॉइसेस लिमिटेड हैं और लिक्विडिटी तो बहुत पुअर है। तो ऐसे में यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तब आप 50,000 रुपीज तक एनपीएस में एवरी फाइनेंशियल ईयर में कंट्रीब्यूट करें और वो फायदा जरूर लें। लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही वीडियो पर कमेंट करना आप ना भूलें। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.